हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड जो हमारा क्लास था उसको देख रहे थे। ठीक है, रेलवे आरपीएफ, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट, इसको हम जो है वहाँ पे देखे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीखने को हमको मिला है। जनरल साइंस का जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में या प्रैक्टिस सेट में, तो उसको हम लोगों ने वहाँ पे देखा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई भी नया है, अगर क्लास नहीं देखा है, तो अगर रेलवे की अगर आप तैयारी करते हैं तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसका भी हम लोग रेलवे में ग्रुप डी है, एलपी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, जेई का हो, आरपीएफ का हो, इस तरह के जितने भी सारे आपके प्रैक्टिस सेट प्रीवियस का है उसको ऑलरेडी हम जो है करा चुके हैं। ठीक है, आज आप देखेंगे हमारे सामने, हमने यहाँ पे देखिए जो आपका ये दिया गया है बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी के यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है आपका बिहार एसएससी का, इससे रिलेटेड हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो साइंस का क्वेश्चन है इसका जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इसके पेपर में जो इसका जो पेपर है इसमें साइंस के आपके पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग के पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रीजनिंग है, साइंस है, ठीक है, इसके बाद से मैथ है, ठीक है, इसके बाद से आपका यहाँ पे जीएस का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है इसमें हमने ये सोचा है कि जो आपके दो दो सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हम तो एक साइंस जो है ऑलरेडी कराते हैं, और यहाँ पे एक और पार्ट आपका जो हो जाएगा ये आपका साइंस होगा, और एक पार्ट जो आपका होगा ये रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग पर अभी हम एक क्लास ले चुके हैं, साइंस का आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा। आप देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। ठीक है, जैसा हम रेलवे के जो है पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसी तरह से इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। आपका जो है प्रैक्टिस सेट एकदम आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको देखिएगा एग्जाम में हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में जो एनटीपीसी और एएलपी का, जेई का जो जितना भी पेपर होता है, ठीक है, ग्रुप डी से थोड़ा सा जो है लेवल इसका हाई है, लेकिन इसका क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें से 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें मैंने देखा है कि साइंस के पार्ट से यहाँ बनाया जाता है। तो हमने सोचा इस पर आपको कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 10, 12, 15 जितना भी हो सकता है उसको हम यहाँ पे आपके लिए करा दें। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो आपका है रीजनिंग का, तो रीजनिंग को भी हम यहाँ पे जो है यहाँ पे सेट को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी नया हो हमारे चैनल पे, अगर आप बीएसएससी की क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसा लगा उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट करिए, ताकि हम जो और भी इसमें कुछ भी एरर हो तो उसको हम जो है इम्प्रूव करके आपके समक्ष उसको रख सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लास आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि क्रिस्टलीयकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो आपका क्रिस्टलीकरण जो होता है ये क्या होता है, एक आपका इसमें से क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी। तो जो आपका क्रिस्टलीयकरण होता है ये क्या होता है, परमाणुओं और अणुओं का। ठीक है, परमाणुओं और अणुओं का क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अणुओं का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये होता है परमाणुओं या अणुओं का भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलीयकरण क्या हो जाएगा, परमाणुओं अणुओं का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पे तौर पे है, हमने क्वेश्चन जो है इसको बनाया है उसके लेवल का ही आपको, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप इसके लिए बेहिचक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि क्रिस्टलीयकरण निम्न में से किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का होता है, परमाणुओं और अणुओं का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक जल विद्युत का उत्पादन, जो जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो जल विद्युत होता है, जो हम जल से विद्युत का निर्माण करते हैं, तो किस यहाँ पे सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता है कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के सिद्धांत, ये दोनों इसमें क्या होता है, उसके सिद्धांत पे ये आपका कार्य करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है, और क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों जो है यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब ए आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये दोनों से क्या होता है, जल विद्युत जो आपका होता है उत्पादन, जल के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होता है,
तो इन दोनों सिद्धांत पे क्या होता है आपका यहाँ पे कार्य करता है जल विद्युत। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों मिलके। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट है डायरेक्ट आपको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके भौतिक राशि इसमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वेग है, विद्युत धारा है, लंबाई है, ज्योति तीव्रता है। ठीक है, तो आपका लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, ताप होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, ज्योति तीव्रता यहाँ पे, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ये सब क्या होते हैं, ये आपके मूल भौतिक राशि हैं। ठीक है, मूल क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि यहाँ पे हो जाएगा, मूल भौतिक राशि, ये सब सारे आपके होते हैं। ठीक है, और भी सारे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन में दिया है, वेग दिया है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कौन सा इसमें नहीं है, तो वेग आपका जो है एक मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना था कौन सा इसमें नहीं है, ये आपको बताना था। तो वेग आपका होगा मूल भौतिक राशि इसमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी ये सब सारे आपके होंगे, लंबाई, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, मतलब यहाँ पे अलग किया जाता है। ठीक है, पृथक मतलब यहाँ पे हो जाएगा अलग। ठीक है, तो कह रहा है कि किस बल के कारण यहाँ पे दूध से क्रीम को पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो किससे किया जाता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यहाँ पर होता है अपकेंद्रीय बल के द्वारा यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है अपकेंद्रीय बल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल के बारे में यहाँ पे देखिए, तो ये अपकेंद्रीय बल होता क्या है। देखिए, कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, कोई गतिशील वस्तु है, तो ये क्या करता है, जब गति करता है तो ये इसको जो है केंद्र से दूर हटने की यहाँ पे इसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, केंद्र से दूर हटने की प्रवृत्ति होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक आभासीय बल होता है। ठीक है, आभासीय बल होता है, जो किसके आभासी बल होता है, जो क्या होता है, ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो ये होता है कि कोई गतिशील वस्तु है, यहाँ पे कोई गतिशील वस्तु है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, वो केंद्र से दूर हटने की प्रवृत्ति होती है, और वो आभासी बल होता है, जो कि क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में ये होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यही होता है आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो यहाँ से दूध से क्रीम यहाँ से पृथक करने में जो आपका बल कार्य करता है, वो आपका क्या करता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ के कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो आपका सिगरेट का लाइटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ये किस ग्रुप का है, तो ये आपका एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है, एल्केन। और एल्केन का जो अगर फार्मूला देखें यहाँ पे फार्मूला, तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n, ठीक है, +2, ये होता है एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है, अगर एल्कीन की बात करें तो ये होता है CnH2n। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो ब्यूटेन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर एल्केन ग्रुप है, ब्यूट मतलब 4 होगा, मतलब कार्बन की वैल्यू कितना होगी, 4। एल्केन ग्रुप है CnH2n+2, ठीक है, मतलब C4H, यहाँ पे हो जाएगा 8+2, ठीक है, ये हो जाएगा C4H10, ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके ये क्वेश्चन था, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस उपयोग होती है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फार्मूला एल्केन ग्रुप से निकल के आता है C4H10, ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन 4 के लिए क्या होता है, इसको ब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सबसे अधिक क्या होगा, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद से होगा सोडियम, उसके बाद से होगा आपका कैल्शियम, उसके बाद से होगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सीरीज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है, दरियाई घोड़ा है, अफ्रीकी हाथी है, समुद्री बाघ है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या होता है, व्हेल मछली। ठीक है, व्हेल मछली। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, अगर लंबाई की बात करें तो ये होता है 33 मीटर से अधिक होता है। ठीक है, 33 मीटर से ये आपका अधिक होता है इसका लंबाई। ठीक है, और वजन क्या होता है, अगर वजन की बात करें तो वजन होता है 180 मीट्रिक टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 मीट्रिक टन, ठीक है, से ज़्यादा इसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है, ये आपका होगा, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, लंबाई और वजन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेल मछली की लंबाई 33 मीटर से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो आपके स्तनपायी होगा, सबसे बड़ा स्तनपायी ये व्हेल मछली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका, यहाँ पूछा गया था बायोलॉजी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ठीक है, जो सौर ऊर्जा है वो एटीपी में क्या बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में। तो जो सौर ऊर्जा है वो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एटीपी में बदलती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में आपका बदलती है ये सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे अगर छोटी की बात करें, ठीक है, छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी क्या होता है, ये होता है आपका स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज होता है जो कि क्या होता है, कान की हड्डी है। ठीक है, ये कान की। और बड़ी हड्डी की बात करें, बड़ी हड्डी तो किसका होता है, ये होता है जांघ की। ठीक है, जांघ की होती है, इसको कहते हैं फीमर। ठीक है, फीमर कहते हैं, ये आपकी जांघ की हड्डी होती है। तो बड़ी हड्डी ये है और छोटी हड्डी ये है स्टेपीज। छोटी पूछा गया था तो ये होगा स्टेपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका बड़ी हड्डी है। ठीक है, बड़ी हड्डी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, जो भी आपको कह रहा है यहाँ पे इसको अच्छी तरह से याद रखें, इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आपके इसके काउंटर क्वेश्चन को भी ध्यान में याद रखें कि काउंटर क्वेश्चन हमारी छोटी है तो बड़ी याद रखिए, अगर बड़ी पूछा है तो छोटी को भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादातर यहाँ से रहती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य करता है। ठीक है, तो लसिका क्या होता है, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लसिका का कार्य इसमें से क्या करता है आपको बताना है। तो ये आपका जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक करता है, ये आपको सही है। ठीक है, अगला है कि लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, तो ये भी आपका लसिका जो है सही है। लेकिन लिम्फोफाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। सभी आंसर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा लसिका के बारे में। ठीक है, कि ये उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु को भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। मतलब इसका क्या होगा, सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये आपका ऑर्गेनिक से पूछा गया कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या होगा। तो सबसे मीठी चीनी देखिए, सुक्रोज से अगर 1.7 गुना, ठीक है, 1.7 गुना ये मीठा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो होगा ये आपका 1.7 गुना होता है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रक्टोज यहाँ पे 1.7 गुना मीठा होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो मादा युग्मक होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अंडाणु। ठीक है, मादा युग्मक को क्या कहता है, अंडाणु। बायोलॉजी का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, वायुमंडल में नमी पर ये आपका निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको अलग सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे सब एक से जो आपका जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आप
हमारी क्लास से संतुष्ट है तो हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है डायरेक्ट आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेशन देना है दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।